इवनिंग चिल्ड्रन ऑफ 10th क्लास। आज हम शाम की क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे गुड इवनिंग की हुई है। 10th की सीरीज जो फर्स्ट चैप्टर की है, लाइफ प्रोसेस की है, तो लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है आपका, जो फर्स्ट टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेकेंड टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड टॉपिक है आपका हार्ट, और उसके बाद आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है ब्लड। तो हम ब्लड के बारे में जानते हैं। आइए हम ब्लड के बारे में बात करते हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड कितने प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी कैपिलरीज पाई जाती है, उनके बारे में। तो देखिए, जो ब्लड है हमारा रुधिर, हिंदी में हम ब्लड को रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं। तो जो ब्लड होता है वो हमारी कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब हार्ट से, हमने हार्ट में आपको पढ़ाया हुआ था कि आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को हमारी कंप्लीट बॉडी में पहुंचाता है, और जो एक्सक्रीशन सिस्टम में पहुंचकर भी वहाँ प्यूरिफाई होता है। इस तरीके से ब्लड कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होकर के न्यूट्रिशन को और जो हमारी बॉडी का वेस्टेज होता है उसे रिलीज करता है। इस तरीके से देखते हैं, जो ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड कैपिलरीज और प्लेटलेट्स। पहला है प्लाज्मा। जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसमें प्लाज्मा का 55% भाग पाया जाता है, 55% भाग पाया जाता है। ये 55% भाग कैसा होता है, पहले हम प्लाज्मा की चर्चा कर लेते हैं। तो प्लाज्मा एक कलरलेस सब्सटेंस है। प्लाज्मा में कलर नहीं पाया जाता, रंग नहीं पाया जाता, लेकिन प्लाज्मा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा प्लाज्मा एक केंद्रक युक्त सेल है, न्यूक्लियस युक्त सेल है, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके आगे हम चलते हैं, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड में ब्लड कैपिलरीज 2 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 आरबीसी और नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी है, आरबीसी को आपका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कैपिलरीज। रेड ब्लड कैपिलरीज लाल रुधिर कणिकाएं, हिंदी में कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। रेड माने लाल, ब्लड माने रुधिर और कैपिलरीज माने केशिकाएं कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड है डब्ल्यूबीसी, श्वेत ब्लड कोशिकाएं, ये कह सकते हैं। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स किसी भी आकार की हो सकती हैं, जैसे बुक्स में जो दिखाया गया है इस आकार की भी हो सकती है। रेड ब्लड सेल्स किसी भी आकार की हो सकती हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो 55%, मतलब कलरिंग। ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में 45% होता है, तो 45% क्या होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी क्या होती है, एक कलर युक्त संरचना होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, और यह लाल रंग की अलग कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाओं के माध्यम से कंप्लीट बॉडी में अपना रेगुलर वर्क करता रहता है। उसके अलावा इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। देखिए, हमने आरबीसी में आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता, और कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल के कोई भी ऑर्गेनल्स रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है और ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को हम ये कहेंगे, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि आरबीसी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी को मजबूत करती है, और डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारी बॉडी को मजबूत करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, दोनों काम किसका है, ब्लड कैपिलरीज का। तो अब ये डब्ल्यूबीसी बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया से तब तक युद्ध
करती है जब तक जीत नहीं जाती, और जब जीत जाती है तो हमारी बॉडी स्वस्थ होती है और बैक्टीरिया हार जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे हावी हो जाता है, मतलब WBC पे हावी हो जाता है और हम रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इस तरीके से WBC के 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करती है? इओसिनोफिल्स हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। हमारे शरीर में जो एलर्जी जैसे खुजली होना और मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम होना और धुएं की वजह से आंसू आना, छींक आना, आंसू आना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं या हमारी स्किन में जो परेशानी होती है उसको इओसिनोफिल्स फेस करता है। उसके अलावा बेसोफिल्स भी इनकी मदद करता है। ये बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों की ही मदद करता है। और न्यूट्रोफिल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूट्रोफिल्स उनको खा जाता है, उनका भक्षण करता है। मतलब ये कहें न्यूट्रोफिल्स सेल का जो पोषण होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। जब ये बाहर से आने वाली बैक्टीरिया को खा जाती है, इसको पूरा निगल जाती है, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, तब ये WBC हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को आने से रोकती है। मतलब हमारी बॉडी पर न्यूट्रोफिल्स की वजह से बैक्टीरिया अपने असर नहीं दिखाते हैं। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको WBC से युद्ध करते हैं और जब इससे हार जाते हैं तो न्यूट्रोफिल्स उनको खा जाती है। लेकिन जो हमारी WBC है उसमें भी कुछ वेस्टेज होते हैं, ये उसके वेस्टेज को भी खा जाती है। मतलब ये कहें कि जो न्यूट्रोफिल्स है हमारी बॉडी के में भी जो बैक्टीरिया होते हैं कंपलसरी होते हैं, उनको भी ये खा करके हमारी बॉडी को स्वस्थ रखती है। इस तरीके से आपने देखा ब्लड प्लाज्मा का वर्क आपको पता चल गया, ब्लड कैपिलरीज के फंक्शंस आपको पता चल गए। मतलब ब्लड कैपिलरी दो प्रकार की होती हैं, RBC और WBC। RBC का वर्क होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना और WBC का वर्क होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, इसकी अगली कड़ी में तीसरा नंबर है प्लेटलेट्स का और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लेटलेट्स के। तो आइए जानते हैं प्लेटलेट्स। ये अनियमित आकार की होती है, किसी भी तरह की बना दीजिए आप इन्हें, किसी जैसे पत्थर जैसी, चट्टान जैसा, किसी भी तरह का बना दीजिए, छोटी छोटी सी कंकड़ जैसी बना दीजिए। तो ये क्या हो गई? प्लेटलेट्स हो गई। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी में कहीं पर भी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम गिर जाते हैं, बच्चे खेलते खेलते कहीं पर गिर जाते हैं, सब्जी काटते हैं और हाथ में चाकू लग जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है जब हमारी बॉडी से ब्लड बहता है, यदि हमारी बॉडी से ब्लड रिलीज होने लगता है, ब्लड बहने लगता है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वो अपने आप रुक जाता है, वहां पर एक लेयर जैसी बन जाती है। तो जो लेयर बनती है वो प्लेटलेट्स की बनती है। तो इंपॉर्टेंट वर्क किसका है? प्लेटलेट्स का। यदि प्लेटलेट्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। मतलब प्लेटलेट्स क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है और ब्लड क्लॉटिंग के बाद ब्लड की लेयर उस स्थान पर बन जाती है जहां पर चोट लगी होती है और वहां पर ब्लड का बहना रुक जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी कंप्लीट बॉडी से ब्लड निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डीएक्टिवेट हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड, थोड़ी सी फंक्शन भी देख लेते हैं। तो अब हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि रुधिर हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से सर्कुलेशन करता है। तो इसका सबसे पहला तो वर्क है ऑक्सीजन परिवहन का। मतलब हमारी बॉडी में जो हम रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड लंग्स के माध्यम से हमारी कंप्लीट बॉडी में रिलीज हो जाता है और कंप्लीट बॉडी में प्रत्येक सेल्स में पहुंचता है। जब सेल्स में पहुंचता है तो हमारी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो अपना फंक्शन करती रहती हैं, सेल्स अपना फंक्शन करती रहती हैं। दूसरा काम होता है न्यूट्रिशन, मतलब पोषक पदार्थों का परिवहन।
न्यूट्रिशन सर्कुलेशन, पोषक पदार्थों का परिवहन। हमने इससे पहले के चैप्टर्स में भी बताए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वाइल्स पाए जाते हैं वो न्यूट्रिशन को अपने आप में कलेक्ट करके रखते हैं और ब्लड जब वहां पहुंचता है वहां से न्यूट्रिशन उठाता है और कंप्लीट बॉडी में भेज देता है। इस तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है एक्सक्रीशन करना। ब्लड एक प्रकार से हमारी बॉडी का उत्सर्जी अंग भी है, उत्सर्जी पदार्थ भी है। हमारा जो भी वेस्ट न्यूट्रिशन सेल्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो वेस्टेज होता है वो ब्लड में ही रहता है और ब्लड के माध्यम से वो हमारी किडनी में पहुंचता है। आपका जो अगला टॉपिक होगा वो किडनी ही होगा। तो ब्लड किडनी में पहुंचकर वहां पर उत्सर्जी पदार्थों का मतलब जो वेस्टेज होता है उसका प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर से वहां से ब्लड वापस चला जाता है कंप्लीट बॉडी में। तो इस तरीके से ब्लड, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के। कौन कौन से? ऑक्सीजन का परिवहन, उसके बाद दूसरा है न्यूट्रिशन का परिवहन और तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ठीक, तो इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो खत्म करते हैं और इसके बाद हम प्लांट रिस्पिरेशन को लेकर के आएंगे। अभी बहुत जल्द हम अगले पार्ट में प्लांट रिस्पिरेशन, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में रिस्पिरेशन होता है, ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस होते हैं, ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और हमारा जो अगला वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, वो प्लांट्स का है। तो इसके लिए आप लगातार इसको देखते रहिए और हम इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो आप यदि नोट्स बनाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।